आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली का चुनाव शुरू हो गया है और दिल्ली के चुनाव की टोन नरेंद्र मोदी ने सेट कर दी। टोन ये नहीं है, यानी मसला ये नहीं है जो दिल्ली के चुनाव के केंद्र में है। केजरीवाल का शीश महल, केजरीवाल का शीश महल जैसी कोई चीज नहीं है। असल चीज ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा तय कर दिया है कि वे अब नॉनसेंस करेंगे और नॉनसेंस के जरिए वो इलेक्शन में एक तरह से अम, सारा का सारा विमर्श तैयार करेंगे, इलेक्शन का नॉनसेंस विमर्श। और जाहिर है कि जब वो नॉनसेंस करेंगे तो पलट के नॉनसेंस आएगा। तू भी नॉनसेंस कर, मैं भी नॉनसेंस करता हूं। और इसमें डेथ किसकी होगी? सेंस की। केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों इस मामले में मास्टर हैं। पहले नरेंद्र मोदी की बात की जाए। नरेंद्र मोदी ने जो शीश महल के बारे में कहा है, अरे भाई, अ, नरेंद्र मोदी को एक चीज समझनी चाहिए कि अगर सीएजी की रिपोर्ट में कोई खामी पाई गई है तो दिल्ली सरकार का जो मुख्यमंत्री है उसका जो घर एक तरह से जीर्णोद्धार होकर बना है, उसका पैसा तो गवर्नर ने ही पास किया ना। किसने पास किया? क्यों नहीं रोका उपराज्यपाल ने? ये इस समय इलेक्शन के टाइम पर सीएजी की रिपोर्ट के बहाने हल्ला करने का मतलब क्या है? गवर्नर ये आपत्ति कर ही सकते थे। हर चीज पर आपत्ति की है उन्होंने। लेकिन केजरीवाल के घर के रिनोवेशन को लेकर तो उन्होंने कोई आपत्ति की ही नहीं। कितना खर्चा होगा इस पर भी कोई आपत्ति नहीं की। इससे भी बड़ी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री का घर या प्रधानमंत्री का घर रिनोवेट होने में कितने पैसे मैक्सिमम खर्च किए जाए। तो ये जो प्रश्न सीएजी की रिपोर्ट के बहाने उठाया गया कि 35 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च किया गया या खर्च किया गया, जो भी हो, हमने रिपोर्ट देखी नहीं है। जो अखबार में आ रहा है उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मैं तो नरेंद्र मोदी का जो मोहरा है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल ने वो खर्चा अप्रूव किया था। उपराज्यपाल ने समय रहते रोका क्यों नहीं उसे? कहा नहीं, हम घर नहीं बनने देंगे, इतना महंगा घर नहीं बनने देंगे, हम चाहेंगे तुम एक क्वार्टर में रहो जाके। कह सकते थे वो। हम भी तो देखे क्या दिक्कत थी ये कहने में कि आप एक शांति से सरकारी क्वार्टर में जाके रहिए। साहस है ये कहने का। नरेंद्र मोदी इलेक्शन के समय ये जो शीश महल का जो हल्ला कर रहे हैं, इस शीश महल के हल्ले के पीछे बेसिक आइडिया यह है कि कैसे इलेक्शन को नॉनसेंस इलेक्शन में कन्वर्ट किया जाए। दिल्ली का इलेक्शन अगर नॉनसेंस इलेक्शन के तौर पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो इससे गेनर कौन होगा? किसको थाली में सजा के नरेंद्र मोदी दिल्ली की सरकार दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को। वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल से किसी भी मसले पर बहस करके वो जीत नहीं सकते। ये सच है। मैंने जो केजरीवाल की आलोचना की, नरेंद्र मोदी की आलोचना की, ये सारी आलोचनाएं जो मैंने पहले एपिसोड में की थी वो अपनी जगह। लेकिन ये एक वास्तविकता है कि अगर पब्लिक डोमेन में नरेंद्र मोदी कोई भी सिक्का उछालते हैं, किसे कोई उठा ले,
केजरीवाल में ये क्षमता है कि वह उसे लपक लेगा, उठाएगा नहीं, लपक लेगा सीधे, आकाश से नीचे नहीं गिरने देगा। तो नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन का आगाज करते हुए एक तरह से नॉनसेंस से दिल्ली के इलेक्शन की शुरुआत की है। एक अन्य चीज, और बहुत जरूरी चीज, नरेंद्र मोदी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बहुत सीरियस है ना। तो यह कैसे संभव है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो दिल्ली को लेकर जो आई है उस पर तो आप बात करें, और लेकिन केंद्र सरकार के 9 मंत्रालयों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट जो दाखिल हुई पिछले साल, उस पर आपने एकदम सांप सूख गया आपको। नरेंद्र मोदी नहीं तो सड़क के ऊल जरूर ठेके दिए दिल्ली में, और किसने दिए, किसने इस चीज को हाईलाइट किया? सीएजी की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों के मुंह पर ताला लग गया। सीएजी की रिपोर्ट पर अगर नरेंद्र मोदी सचमुच में गंभीर है तो उनके 9 मंत्रालयों के बारे में जो सीएजी की रिपोर्ट है वो बहुत सीरियस है। नरेंद्र मोदी मुंह खोल के दिखाएं। दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको, ये दोनों कैसे मिलके काम कर रहे हैं। केजरीवाल इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न उठाया नहीं, क्योंकि वो सीएजी की रिपोर्ट को एक गंभीर मसला नहीं मानते। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी नॉनसेंस उछाल रहे तो हम भी एक नॉनसेंस उछालते हैं। अगर नरेंद्र मोदी कोई सेंस की बात कहेंगे तो केजरीवाल उसे वही गाड़ देंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में एक सेंस की बात की, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। केजरीवाल ने पलट के वार किया कि जो 2 प्रोजेक्ट है इनमें पैसा हमारा भी लगा हुआ है, दिल्ली का भी लगा हुआ है, ये खाली केंद्र के प्रोजेक्ट नहीं है। जिन सड़कों को लेकर नरेंद्र मोदी अपने क्रेडिट ले रहे थे उनके निर्माण में राज्य का भी पैसा लगा हुआ है। और खाली अकेले दिल्ली का ही साथ ऐसा नहीं है, किसी भी राज्य में अगर सड़क बनेगी ऐसी जो कि राजमार्ग वाली सड़कें, जिसे हम लोग एक्सप्रेस वे, हाईवे वगैरह वगैरह कहते हैं, तो उनमें राज्य सरकारों की तरफ से, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं बहुत ज्यादा बारीकी से नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है तकरीबन 40% से अधिक निवेश राज्य सरकार का होता है। तो नरेंद्र मोदी के मुंह में राज्य सरकार का नाम लेने में क्या दांत गिर जाते? नरेंद्र मोदी ने क्यों नाम नहीं लिया कि दिल्ली सरकार का भी इसमें पैसा लगा हुआ है और ये दिल्ली और केंद्र का दोनों का मिला जुला प्रोजेक्ट है? नरेंद्र मोदी सच क्यों नहीं बोलते? नरेंद्र मोदी ये झूठ क्यों बोलता है कि जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनका वो लोकार्पण कर रहे हैं वे सारे के सारे केंद्र के पैसे से आ रहे हैं, और वे सभी झूठ बोल रहे हैं? कोई भी प्रोजेक्ट सीधे केंद्र के पैसे से संपूर्ण रूप से तैयार नहीं हो रहा सड़क का। राज्य सरकारों के उसमें 40% पैसे लगे हुए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की बेशर्मी देखिए आप, और झूठ देखिए। मैंने सड़क बनाई, अरे नहीं, आपने कोई सड़क नहीं बनाई। वहां पहले से एक प्रिस्क्राइब नियम है, सड़क जहां बनेगी वहां राज्य सरकार को इतना देना होगा, केंद्र सरकार इतना देगी। वो राज्य और केंद्र दोनों का मिला जुला प्रोजेक्ट होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में मास्टर है, मंच से झूठ बोलते हैं और मीडिया उनके साथ उनके झूठ को रिपीट करके उनको शाबाशी देता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी का जो पहला भाषण, उसमें लोकार्पण के नाम पर जिस सड़क का नाम लिया गया वो सड़क सिर्फ केंद्र की सड़क नहीं है, बल्कि दिल्ली और केंद्र दोनों के मिले जुले पैसे से बनी सड़क है। तो एक फैक्चुअल
भूल है नरेंद्र मोदी की, झूठ है। और इसको पलट के केजरीवाल ने सही पकड़ा। एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, नरेंद्र मोदी दूसरे राज्यों में जाते हैं सड़क वाला प्रपंच लेके, और जब बोलते हैं तो वहां के मुख्यमंत्रियों ने अमूमन इस बात को रेखांकित नहीं किया जो केजरीवाल ने तत्काल रेखांकित किया। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर केजरीवाल के सामने कोई रियल मुद्दा पेश करेंगे तो केजरीवाल उनकी धुलाई कर देगा, और इस मामले में केजरीवाल मास्टर है। उसके टैलेंट पर मुझे कोई अविश्वास नहीं है। केजरीवाल जैसे टिट फॉर टैट में एकदम एक्सपर्ट है। नरेंद्र मोदी एक नॉनसेंस बोलेंगे, वो चार नॉनसेंस बोलेंगे। कहा ना संजय सिंह ने, जो एक छत गिर पड़ी उसके माँ बाप के ऊपर, एक छत गिर पड़ी उसके घर में, यहां एक छत गिर पड़ी वहां, ये क्या है? ये नॉनसेंस है। एक मुख्यमंत्री का घर अगर रिनोवेट हो रहा है, पूरी तरह से रिनोवेट हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है उसका, तो उसमें खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं कोई सीमा नहीं है। हर जगह हर राज्य में मुख्यमंत्री अपने अपने तरीके से खर्चे कर रहे हैं। सब कोई ममता बनर्जी की तरह नहीं रहते। नरेंद्र मोदी, बंगाल की एक कल्चर रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, छोटे से फ्लैट में रहते थे, 800 स्क्वायर फीट के फ्लैट में। वो मुख्यमंत्री निवास में नहीं गए, उन्होंने मुख्यमंत्री न रहते हुए जब ज्योति बाबू थे तो उस फ्लैट को, ज्योति बाबू के लिए उस घर को छोड़ दिया। कहा कि ज्योति बाबू के पास तो रहने के लिए जगह नहीं है शहर में, उनके पास कोई घर नहीं था अपना। किस मुख्यमंत्री ने कम पैसे में अपना घर सजाया है? नरेंद्र मोदी ने अपना घर कितने कम पैसे में सजाया है, इसका हिसाब संजय सिंह ने जो दिया है, अगर उसमें विश्वास करें तो नरेंद्र मोदी ने अपने घर को सजाने पर 500 करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने घर के रख रखाव और सजावट पर कितना खर्च करते हैं। ये इशू नहीं है। इशू यह है कि पॉलिटिकली जनता किस बात पर वोट दे आपको। अगर अपव्यय महत्वपूर्ण मुद्दा है तो जाहिर है अपव्यय में बात होगी, तो नरेंद्र मोदी से पूछ हिसाब लिया जाएगा। पिछले साल ही 9 मंत्रालयों की सीएजी की रिपोर्ट है जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है और उनके घोटाले एक्सपोज करती है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि कोरोना काल में शीश महल बना। अरे, अगर कोरोना काल में घर गिर जाए तो घर नहीं बनवाएंगे? कमाल है। और आपने कोरोना काल में क्या किया? सीएजी की रिपोर्ट नरेंद्र मोदी खोलकर पढ़े। एक एक फोन नंबर से आयुष्मान कार्ड के 7 लाख लोगों को पेमेंट गया है। 7 लाख। आज तक वो नंबर ट्रेस नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी। किसे बेवकूफ बना रहे हैं? दिल्ली की जनता के सामने ज्वलंत समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का दिल्ली की जनता समाधान चाहती है। दिल्ली की सबसे पहली बड़ी समस्या है वहां की बिगड़ी हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति। दिल्ली में दिन दहाड़े छीना झपटी की घटनाएं हो रही हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह है, दिल्ली सरकार के पास में कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने जगह अपने सेक्रेटरीज को बुलाएं, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाएं और पूछे, अमित शाह को कॉल करें और पूछे
कि दिल्ली में इतनी हिंसा की वारदात क्यों हो रही है, दिल्ली में इतना हैवी क्राइम रेट क्यों, और दिल्ली में इतना भयानक ड्रग एडिक्शन क्यों है। ड्रग की सप्लाई का बिल्कुल एकदम धारावाहिक चेन बनी हुई है दिल्ली में। किसकी जिम्मेदारी है ये? नरेंद्र मोदी दिल्ली को ड्रग्स के एडिक्शन में डुबा देंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे, शीश महल की बात करेंगे। दिल्ली का हर मोहल्ला असुरक्षित है, कभी भी किसी के यहां कुछ भी घटना घट सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए तो ये सब इशू ही नहीं है। शीश महल महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी की पार्टी के ही लोगों के घरों में चोरियां हुई हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी के टॉप नेताओं के घरों की गाड़ियां चोरी हुई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं जो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये, नरेंद्र मोदी नॉनसेंस की ग्राउंड पर दिल्ली के चुनाव को डिपोलिटिसाइज करना चाहते हैं, जो कि सबसे खतरनाक पहलू है आरएसएस की पॉलिटिक्स का। दिल्ली की जनता पॉलिटिकल जनता है, दिल्ली की जनता पॉलिटिकल आंसर जानना चाहती है समस्याओं के। वो जानना चाहती है कि आपने दिल्ली में माफिया गिरोहों को क्यों नहीं खत्म किया अभी तक। नरेंद्र मोदी ने एनकाउंटर करके एक माफिया गिरोह की हत्या नहीं की है दिल्ली में। सारे माफिया गिरोह, तकरीबन 1 दर्जन से अधिक माफिया गिरोह हैं जो छुट्टा सांड की तरह शहर में वसूली करते हुए घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं कहे कि हमें मालूम नहीं है, मालूम नहीं है तो उनकी पुलिस क्या कर रही है। आए दिन आए दिन सड़कों पर दिन दहाड़े गोली चलती रहती है, हिंसा की घटनाएं होती रहती है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी प्रतिवाद न तो आम आदमी करती है, न बीजेपी करती है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम एकदम सीरियस प्रॉब्लम है दिल्ली में। दिल्ली में जो सीनियर सिटीजन है वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है, लेकिन दोनों के लिए मसला नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी के लिए मसला नहीं है तो कम से कम आम आदमी पार्टी तो इसके लिए जुलूस निकाले, प्रोटेस्ट रैली करे। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको कि कायदे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह हल नहीं कर पाए। एक भी माफिया गिरोह का सफाया नहीं कर पाए। क्यों नहीं किया उन्होंने? किसने रोका था उनको? केजरीवाल रोकने नहीं गया, कांग्रेस रोकने नहीं गई। क्यों नहीं उन्होंने किसी भी गिरोह को एनकाउंटर करके खत्म किया? जानते हैं क्यों? ये सब हिंदू है। अगर हिंदू माफिया है तो जय श्री राम, खुश रहो बेटा। नहीं, माफिया गिरोह दिल्ली को रन करेंगे, ऐसी दिल्ली की तो हमने कल्पना नहीं की थी। मैं दिल्ली में ही रहता हूं और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैं अखबार में पढ़ी हुई चीज नहीं कह रहा। आए दिन दिन दहाड़े दुर्घटनाएं होती रहती हैं दिल्ली में, कोई रोकने वाला नहीं है। सेकंड चीज, और जो महत्वपूर्ण चीज, वो ये कि दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हैं, वे झुग्गी झोपड़ी की बस्तियां अपराधियों के डेन, अपराधियों के बड़े अड्डे और शरण स्थली में कन्वर्ट हो चुकी है। लार्ज स्केल पर जितना भी पैरेलल प्रशासन है वो वहीं से चलता है। दिल्ली की पुलिस जानती है इस बात को, अमित शाह जानते हैं इस बात को, नरेंद्र मोदी भोले नहीं है, वो भी जानते हैं इस बात को, लेकिन उनके दिमाग में यह बात आती नहीं है कि दिल्ली में जिन इलाकों में गरीब लोग रहते हैं वे इलाके कैसे अपराधियों की बस्ती में कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं। अपराधियों के एकदम वे
खुले मंच बन गए हैं। आप उन मोहल्लों में जाइए, आपको खुलेआम अपराधी मिलेंगे और अपराधियों के कर्म की कहानियां मिलेंगी। हर दूसरे आदमी के मुंह से सुन सकते हैं आप। हर सामान्य आदमी जानता है कि कौन आदमी क्राइम करता है और कहां क्राइम होता है और क्या क्राइम होता है। दिल्ली पुलिस तो कभी हाथ नहीं डालती उन पर। ईडी, सीबीआई कभी हमने नहीं देखी कि वो क्राइम के खिलाफ में मुहिम चला रही हो। दिल्ली में क्राइम है, इसका खिलाफ में आपको दिल्ली में मोदी का और अमित शाह का एक विज्ञापन दिखाई नहीं देगा। माफिया गिरोह काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ में जनता को जागरूक करने के लिए एक विज्ञापन दिखाई नहीं देगा। नरेंद्र मोदी दिल्ली को जीतना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दिल्ली उनकी हो और वो सारी की सारी दिल्ली को अपराधियों के हवाले करके दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं। वैसी स्थिति में तो जाहिर है कि आपको चुनना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी को वोट दें कि न दें। निश्चित तौर पर आज की डेट में केजरीवाल ज्यादा ताकतवर है। वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, इनमेटेरियल। लेकिन नरेंद्र मोदी के तो वे टारगेट पर है। नरेंद्र मोदी उन पर हमले करते रहे, उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें फेल हुए हैं वो। उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की, उसमें फेल हुए हैं वो। उनके दर्जनों नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे चल रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी के साथ में डायरेक्ट मुठभेड़ है आम आदमी पार्टी की। नॉनसेंस का दूसरा लक्षण बता रहा हूं मैं। फासिस्ट नेता की खूबी होती है कि वह कभी भी नाम लेके आलोचना नहीं करता। मैं इस पर कई वीडियो कर चुका हूं, मैं आप सुन सकते हैं उसमें। नरेंद्र मोदी ने नाम दिया आपदा। आपदा, इसका यह भी है कि आपका दादा आम आदमी पार्टी का, और एक ये भी है आपदा, विपत्ति। अरे, केजरीवाल का नाम लेने में क्या जान निकलती है? आप ये क्यों छद्म नाम लेते हैं? ये छद्म नाम लेने की परंपरा हिटलर ने शुरू की थी, मुसोलिनी ने शुरू की थी। नरेंद्र मोदी चुनाव में हमेशा विपक्षी नेताओं के छद्म नाम लेते हैं। जिसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन आदतें नहीं गई अभी डिक्टेटर वाली। मैं तो चाहूंगा कि बीजेपी बुरी तरह से हारे। कौन जीते मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। अगर बीजेपी किसी भी वजह से दिल्ली में जीतती है तो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक होगा। दिल्ली के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने लगातार 10 साल में एक नहीं दर्जनों अपराध किए हैं। दिल्ली की जनता के अधिकार छीने, सबसे बड़ा अपराध तो यह है। नरेंद्र मोदी को दिल्ली की जनता से वोट मांगने का कोई हक नहीं। नरेंद्र मोदी पहले दिल्ली की जनता से छीने गए अधिकार दिल्ली को वापस दे, दिल्ली की जनता को राज्य का दर्जा दे, और ये अपनी जो नॉनसेंस है इसे बंद करे, और केजरीवाल को सम्मान के साथ में केजरीवाल जी कह के बुलाना शुरू करे। ये जिसे कहे कि ये फिल्मी जो माफियाओं की जो भाषा होती है ना, वो भाषा ना बोला करे। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों के प्रति सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी की आदत में नहीं है।
नरेंद्र मोदी का बहुमत छीन लिया है जनता ने, लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर का डिक्टेटर मरा नहीं है। जो पहले उन्होंने भाषण दिया है, उस भाषण में उन्होंने, और जो पूरी की पूरी कैंपेन की सीरीज लॉन्च की है, वो एकदम भयावह तस्वीर पेश करती है दिल्ली की। दिल्ली अगर इतनी भयावह हुई है पिछले 10 साल में, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार कोई भी काम राज्य सरकार को करने ही नहीं दे रही। नरेंद्र मोदी 2 बार, जब वो ताकत में थे, वो 2 बार इलेक्शन लड़ चुके और दोनों बार को अरविंद केजरीवाल ने उनको धूल चटा दी। और ये भी तय है इस बार भी अरविंद केजरीवाल ही जीतेगा, वो नरेंद्र मोदी हारेंगे, ये पक्का है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनको केजरीवाल को पीटने में बहुत असुविधा है, तो वो नाम ले रहे हैं कि अन्ना हजारे की अरे अन्ना हजारे की अन्ना हजारे तो आपका ही मोहरा था। किसे समझा रहे हैं आप? सच सच बोलिए कि आप उसके पीछे थे। आप दिल्ली की सरकार में केंद्र में आए, वो राज्य की सरकार में केंद्र में आए। अन्ना हजारे के दोनों मोहरे, सिर्फ केजरीवाल उसका मोहरा नहीं है, और अन्ना हजारे आरएसएस का मोहरा है। आप समझ सकते हैं कि आरएसएस का केजरीवाल से क्या संबंध है, और फिर आरएसएस का अन्ना से क्या संबंध है, और आरएसएस का मोदी से क्या संबंध है। निश्चित तौर पर केजरीवाल कुछ मामलों में अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके पर बात होनी चाहिए, काम पर बात होनी चाहिए, उनके पॉलिटिकल जो स्टैंड है उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन यहां तो मुश्किल है, नॉनसेंस पर बात हो रही है। नॉनसेंस का मतलब यह है कि आरएसएस के पैटर्न पर इलेक्शन को ले जाओ, उसको पूरी तरह से एकदम डिपोलिटिसाइज करो, नॉनसेंस की बातें करो। एक अन्य चीज, और बहुत जरूरी चीज, नरेंद्र मोदी 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं दिल्ली में, लेकिन वो दिल्ली में लोगों को जुलूस नहीं निकालने। दिल्ली की जनता को उन्होंने एक तरह से लोकतांत्रिक दमन किया हुआ है। पहले दिल्ली में कहीं पर भी कभी भी कोई भी आदमी जुलूस निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अभी तो हालत यह है कि अगर आप सरकार के खिलाफ जुलूस निकालना चाहते हैं तो आप निकाल ही नहीं सकते। यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई जुलूस ही नहीं निकाल सकते मोदी के खिलाफ। यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई सेमिनार नहीं कर सकते मोदी के खिलाफ। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। नरेंद्र मोदी का दूसरा बड़ा अपराध यह है कि उन्होंने दिल्ली की जनता के, दिल्ली के छात्रों के, दिल्ली के शिक्षकों के, कर्मचारियों के जो उनके बुनियादी अधिकार है, उनका हनन किया है। और नरेंद्र मोदी शीश महल की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जामिया में सैकड़ों शिक्षकों को विक्टिमाइज किया गया है। जेएनयू में तो बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है शिक्षकों में। वोट चाहिए ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक भी वोटर हैं। क्या जुर्म नहीं किया है आपने? जो देश का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, उसे आपने राष्ट्र विरोधी विश्वविद्यालय के तौर पर प्रचारित किया, टुकड़े टुकड़े गैंग के मॉडल के तौर पर प्रचारित किया। नरेंद्र मोदी का तो यह अपराध अक्षम्य अपराध है। केजरीवाल ने कुछ ना किया हो, सिर्फ इस एक वजह से कि दिल्ली की जनता के सारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर, छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर, शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर केंद्र सरकार ने जिस तरह से हमला बोला है, उससे दिल्ली की जनता लोकतंत्र से वंचित हुई है। और दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों को इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि अगर केजरीवाल जीतते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं जीतने चाहिए।
अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली की जनता उनके लोकतांत्रिक अपराधों को माफ करके उनको फासिज्म का नंगा नाच करने की अनुमति देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी हराएगी और नरेंद्र मोदी के नॉनसेंस का एकमात्र और ये लोकतंत्र विरोधी जो उनका रवैया है, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, व्यापारियों, दुकानदारों, तमाम लोगों के प्रति, पूरी दिल्ली की जनता के प्रति जो उन्होंने सबसे ज्यादा असुरक्षा पैदा की है, उसका एकमात्र उत्तर यही होगा कि नरेंद्र मोदी को रोक दिया जाए। नरेंद्र मोदी का एक उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समस्या शीश महल की नहीं है। शीश महल छोड़ के तो केजरीवाल बाहर आ गए। नरेंद्र मोदी आके दिखाएं, फिर दिल्ली में रह के दिखाएं, हम देखते हैं। लोकतंत्र नॉनसेंस पे नहीं, लोकतांत्रिक मुद्दों पे उसका वोट पड़ता है। दिल्ली के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि दिल्ली के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, दिल्ली में बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था। नंबर दो, दिल्ली में माफिया गिरोहों का खुला नंगा नाच और केंद्र सरकार का अघोषित संरक्षण। थर्ड, दिल्ली के छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, दुकानदारों, व्यापारियों, इनके लिए किसी भी किस्म के आंदोलन करने की कोई अनुमति नहीं है। सरकार के खिलाफ में सेमिनार, संगोष्ठियां, सम्मेलन करने की कोई अनुमति नहीं है विश्वविद्यालयों में। ये तीन बड़े राजनीतिक अपराध हैं जो कि नरेंद्र मोदी ने किए पिछले 10 साल में। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नरेंद्र मोदी के इन तीनों राजनीतिक अपराधों की उन्हें सजा दी जानी चाहिए। फिलहाल इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।